सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आज फिर हम हाजिर हो गए अपनी सखियों के सामने। बहुत सारी बातें 3 बजा और हमारा तो सखियों से मिलने का समय है। सोमवार से शुक्रवार हम लेकर हाजिर होते हैं सखी सहेली कार्यक्रम। तो आज हम बहुत सारी चीजें तो करेंगे ही कि इस समय इस मौसम में खास तौर से बागवानी में क्या क्या करें क्या न करें, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। वहीं आज विश्व दिव्यांग दिवस है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्मदिन है, उन पर भी बात करेंगे। और वहीं सफल महिला में सुधा चंद्रन जी के बारे में कुछ बातें कर लेंगे, है ना? यानी बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे आज जयंती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। और बहुत सादे और बहुत ही सिंपल एक व्यक्तित्व उनका रहा है। और उनके सादगी से बहुत प्रभावित होते थे सब लोग। एक मीठी मुस्कान लिए वो हर बात आसानी से बोल जाते थे। और इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब चीज़ आसान, उतनी ही कठिनाइयों को उन्होंने झेला। लेकिन कभी उनके व्यक्तित्व को से सामने से ऐसा लगता नहीं था कि क्या चीज़ चल रही है, क्या कौतूहल अंदर कहीं मचा हुआ है, ये पता नहीं चलता था। वो इतनी सौम्यता अपने व्यक्तित्व में रखा करते थे। तो ये वैसे भी जो जैसे तुम कह रही हो कि इतनी मुश्किल की चीजें हैं, वो कैसे दिखता नहीं था, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि परेशानी जिस पद पर वो, यानी कि हमारे जो देश का सबसे प्रथम पुरुष होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन होते हैं राष्ट्रपति, सबसे सर्वोच्च पद है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन आसान नहीं होता। और उस पद पर रहकर वाकई ये बड़ी बात है कि आदमी उसी तरह से मुस्कुराता रहे, उसी तरह से शांत बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जी। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ 1884 में बिहार में, रेणु जी। और पिताजी का नाम महादेव सहाय और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। और उनके पिता बहुत संस्कृत और फारसी, ये 2 भाषाओं के विद्वान थे। और माँ बहुत धार्मिक धर्म प्रिय स्त्री थी। और इनकी आरंभिक शिक्षा जिला स्कूल में ही हुई। बाद में 18 वर्ष की उम्र में आपने कोलकाता विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बाद में फिर कोलकाता के ही प्रसिद्ध जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसमें उन्होंने लॉ के लिए दाखिला लिया, जो डॉक्टरेट की उपाधि भी इस क्षेत्र में उन्होंने हासिल की। और वे कई भाषाओं में बहुत अच्छे से जानकारी रखते थे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, फारसी, ये सब भाषाएं से बहुत अच्छे तरह से परिचित थे वे। जी हाँ। और वकील के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करते हुए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लेना शुरू कर दिया। और बहुत ही सौम्य और गंभीर, जैसा कि हम बराबर बात कर रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व की खास पहचान थी। और सभी से बहुत उच्च पद पर रहते हुए भी बहुत ही विनम्रता से लोगों से मिलते थे और प्रसन्न चित्त होकर रहते थे। उनका व्यवहार इस अलग ढंग से था। आगे चलकर उन्होंने, सब जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में भी आपका योगदान रहा। और जब लॉ कर रहे थे तभी गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी और उसके बाद भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उतरने का सोच लिया। और कभी उन्होंने, रेणु जी, ये नहीं सोचा कि मैं अपनी व्यक्तिगत उन्नति के बारे में सोचूं। उन्होंने हमेशा देश के हित के लिए सोचा, प्रजा के हित के लिए क्या सही हो सकता है वो सोचा। और जेल भी गए हैं नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए वे। और पूरे देश में बहुत लोकप्रिय, जैसे हम बता रहे हैं ना कि बहुत लोकप्रिय थे, बहुत प्रसन्नचित्त रहा करते थे। तो उन्हें सब प्यार से राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा करते थे। और ये वो नेता है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने भी गए हैं। जी हाँ। और 1950 में संविधान सभा की आखिरी बैठक में राष्ट्रपति जब वो चुने गए तब तक वो इस पद पर थे। और कई सामाजिक कार्य भी आपने किया, कई सरकारी दफ्तरों की स्थापना की और बहुत स्वतंत्र ढंग से वो काम करते थे, क्योंकि बिल्कुल व्यक्तित्व उनका अलग था। और वहीं उन्होंने बहुत सारे बाद में वो थोड़ा सा बीमार हो गए थे, तो बहुत सारे उत्तराखंड जैसी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर वो गए भी उसके लिए। लेकिन वहीं जो ऐसा कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की। तो एक बार प्रचलित है उनके बारे में बताया जाता है
कि एक बार एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर, यानी कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से बेहतर है। जी। ये इनकी प्रतिभा का द्योतक है कि किस तरह से वो बहुत प्रतिभा संपन्न थे। जी, और ये भी घटना बहुत उनके बारे में कही गई है, मतलब ये हुआ भी है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने जा रहा था और एक दिन पहले ही यानी कि 25 जनवरी को उनकी बहन का देहांत हो गया था। लेकिन प्रसाद जी भारतीय गणराज्य की स्थापना होने के बाद ही अपनी बहन के जो अंतिम जो संस्कार जितने होते हैं उसमें तभी उन्होंने भाग लिया। बिल्कुल जी हाँ, ये हमारे पुराने या यूं कहें कि जो कर्तव्यनिष्ठ लोग थे वो कुछ ऐसे ही थे जो नेता थे, सच मायने में नेता थे जिनका कि हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पहले देश, पहले समाज और पहले जिम्मेदारी, फिर उनका व्यक्तिगत जो भी उनका जीवन था वो बाद में आता था। और ये 1934 के बिहार भूकंप के समय राजेंद्र प्रसाद जी जेल में थे और जेल से छूटने के बाद ही तुरंत निकले और भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में लग गए। और बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता का ही ये परिणाम था कि वायसराय से भी 3 गुना अधिक धन जो उन्होंने जुटाया तो 3 गुना अधिक जुट गया। जी, और देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उन्हें जो देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रसाद का 28 फरवरी 1963 को वे हमेशा के लिए अलविदा हम सबको कह गए। एक महान देशभक्त, एक सादगी लिए सेवा, त्याग और स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह समर्पित ये व्यक्तित्व बिल्कुल, तो इनको हमारा याद करते हैं और ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत तो हैं ही, और उनकी सिर्फ बात नहीं करना बल्कि उनकी जो सादगी है उसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या ही बात है। जी। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव
चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। भाई चलते रहना तो जीवन का नाम है ना, जी। वैसे भी। और यही प्रक्रिया है ना, चलते बिल्कुल, रहना, और बिल्कुल। कहीं ठहरना नहीं है, थम नहीं सकते। लेकिन कभी कभी मन होता है, बहुत उदास हो जाता है, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं कि हमें इन्हें देखकर आगे बढ़ना है। जी, तो ऐसे जी। बहुत सारे हमारे आसपास लोग हैं। वैसे तो प्रकृति है जिसे हमें देखकर बढ़ते रह सकते हैं, लेकिन वहीं पर जब बात आती है कि हमें बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, तो हम सोचते हैं कि कभी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमेशा बहुत प्रेरक जैसे रहें, बड़े खुश रहें। जी। कभी कभी मन उदास होता है जरूर। लेकिन आज का जो दिन है खास, विश्व दिव्यांगता दिवस, जी। तो इसमें दिव्यांग दिवस जो है उसमें एक खास बात यह है कि हम इन्हें याद कर सकते हैं प्रेरक के तौर पर ना। जी। और यानी कि देखिए, याद तो करते ही, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी, हम जो आसपास सब लोग जी। हैं, उनमें एक जागरूकता बढ़े बिल्कुल। इनके लिए, इन्हें भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले, और इनके लिए भी सब तरह की सुविधाएं खुले, और इन्हें ये ना लगे कि हमें बस किसी न किसी का सहारा चाहिए, या हम अकेले अपने आप अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दीपा, वहीं ये एक बात और है जो हम कह रहे हैं कि प्रेरक है ये हमारे लिए। जी। वो सचमुच कुछ ऐसा ये कर जाते हैं लोग, दिव्यांग जो हैं, खास तौर से हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमें खुद कभी कभी एक बार आत्मचिंतन की जरूरत पड़ती है कि हम क्या इतना भी कर पा रहे हैं, क्योंकि जी। हमारे पास तो कुछ भी कमी नहीं है। क्योंकि ये जो दिव्यांग लोग होते हैं, वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपका कोई एक जैसे कि इनका कोई भी एक अंग अगर कमजोर है जी। या नहीं है, तो लगता है कि वो जो सारी उसकी जो ऊर्जा है वो किसी और अंगों में चली जाती है और वो जी। ज्यादा प्रखर हो जाते जी। हैं। तो जैसे जिनकी आंख नहीं होती तो उनके मतलब उनका जो संगीत का या बाकी चीजों की जो उनकी कलात्मक सोच है वो बहुत ज्यादा होती है, या उनकी जो है कि रचनात्मकता जो है वो बढ़ जाती है, ऐसा जी। लगता है, या शारीरिक रूप से वो बहुत सक्षम हो जाते हैं, या कभी कभी कहते हैं ना कि उनकी ग्रंथियां बहुत जी। अधिक तीव्र रहती हैं, बिल्कुल। कि सोचने समझने की भी शक्ति जी। कहीं ज्यादा क्योंकि पाई बहुत जाती है। संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उन्हें जी। चूंकि दिखाई नहीं देता, तो वो बिल्कुल, उनका कान जो है वो बहुत तेज हो जाता है कि जी। अगर आप कोई कहते हैं ना कि उनके हाथ में नोट भी दो तो वो समझ जाते हैं कि 5 का है कि 50 का है या 500 का है। तो कुछ इस तरीके की जो होती हैं उनकी अलग अलग जो इंद्रियां हैं वो बहुत तीव्र हो जाती हैं। वहीं पर एक बात और है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जैसे एक फूल है कोई, उसमें अगर एक पत्ती कम हो गई तो इसका मतलब नहीं कि उसकी खुशबू या उसकी खूबसूरती में कोई कमी हो गई। जी। तो कुछ ऐसे ही हमारे ये साथी लोग भी हैं। जी। और आपने देखा होगा रेणु जी, कि समाज में कुछ लोग इन्हें देख कर के छीटाकशी करते हैं, कुछ कभी मजाक उड़ा देते हैं इनका, वो उनकी भावना को शायद समझ नहीं पाते या समझना चाहते नहीं हैं, कि वो इस तरह से बोल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये कैसे चल रहा है, या ये कैसे देख रहा है। कभी हर एक को नहीं कह रहे, लेकिन कभी बच्चा कुछ कह देता है उन्हें कि इसका चेहरा कैसा है, जी। तो उनको, जैसे आपने कहा कि बहुत भावुक होते हैं, तो उन्हें बहुत उस वक्त उनके दिल में दर्द जरूर होता है। वो समझते भी हैं कि सामने वाला समझ नहीं रहा है कि मैं कैसा हूँ। तो ऐसे में परिवार वालों का साथ चाहिए, उनके जो प्रिय मित्र हैं उनका साथ चाहिए, और जो सामने वाला है उसको भी थोड़े समझाने की जरूरत है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनकी ही अपनी ही विकलांगता का वो परिचय देते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो। कभी तो जैसे ये तो बड़ी खूबसूरती से दीपा तुमने कह दिया कि विकलांग जो दिव्यांग हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये नहीं समझ रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो जानबूझकर भी करते हैं, क्योंकि चूंकि खुद हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तो हम ये मान ही नहीं सकते कि सामने में कोई दिक्कत आ सकती है या किसी के साथ कुछ कम है तो उसे कुछ परेशानी हो सकती है। शारीरिक परेशानी के साथ साथ वो मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें समाज में बराबर ये जो छीटाकशी वाली तुमने बात कही, वो बराबर उस आक्रमण को उन्हें झेलना पड़ता है। जी। और ऐसा भी नहीं होता कि कभी कभी घर वाले कह देते हैं, अड़ोस पड़ोस के भी लोग कह देते हैं इसका तो जन्म ही बस इसीलिए हुआ, इसे तो शायद कुछ कठिनाइयां उठानी ही थी, इसलिए बस इसका ऐसा जन्म हुआ है। तो ये सारी बातें जो अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, तो वो दिल को चोट पहुंचाती हैं।
न सिर्फ उस इंसान को, पूरे घर परिवार को, सभी को। जी। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी बुराइयां हैं जिनकी बात करना हमें लगता है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या लोग करते हैं, जी। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम उन लोगों को देखें जिन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे लोगों के हमने देखे दोनों हाथ नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी चला रहे हैं, पैर से ब्रश करके पूरी पेंटिंग कर रहे हैं, ब्रश चला रहे हैं, चला रही हैं। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा समय आए तो ही आप करें, लेकिन अगर जिसके पास है हम उसके हुनर को पहचाने। एक व्यक्ति का हाथ नहीं था और वो रिक्शा चलाता था, तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। उससे पूछा कि भाई कैसे, तो उसने कहा कि जब हमारे पास हाथ नहीं है तो इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए जो हमारा हिंदी का वर्णमाला है उसमें पहले क आता है, फिर ख आता है, यानी पहले क से काम करो तब ख से खाना खाओ। तो इसलिए मैं काम करता हूँ। तो ये बहुत मतलब इतनी छोटा एक रिक्शा चलाने वाला हमारा जो साथी है वो इस तरह की बातें करता है, तो हमें एक बार ऐसे अपना सर झकझोर लेते हैं कि मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज़ का हम जहाँ हैं, जो कहते हैं ना बहुत एक्सपोजर मिलना, हमारे इतने लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, कहाँ है, कहाँ है हमारी सोच। जी। और उस व्यक्ति की सोच देखिए जो रिक्शा चला रहा है, बच्चों को स्कूल पहुंचा रहा है, और वो कह रहा है पहले क इसलिए आता है कि पहले काम करें तब ख से खाना खाएं। जी बिल्कुल। यानी कि कितनी प्रेरणादायी। और मतलब अब सामान्य लोग क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, जो इनके अंदर जो ऊर्जा और जो कुछ कर दिखाने की भावना रहती है, और प्रेम सम्मान उन्हें पूरा मिलना चाहिए। और जैसे हम बात करते हैं ना कि शिक्षा की उपलब्धता उनको बराबर मिलती भी है, और वो कर भी रहे हैं, कई बहुत कई जगहों पे पहुंचे भी हैं वे लोग। और स्वास्थ्य और संसाधनों की जो उनकी सुलभ व्यवस्था की जाए, ताकि अगर उनमें थोड़ी जो दिक्कतें हैं, जैसे चल नहीं पा रहे हैं, या जैसे रेलवे स्टेशन की ही बात हो गई, तो यहाँ पर ऐसी इस तरह की पट्टियां लग जाए जहाँ की वो आसानी से आना जाना कर सके। दीपा, जहाँ तक ये बात है वहाँ पर अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है। सारे कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में भी और बाकी जगहों पर भी ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि व्हील चेयर सब जगह आसानी से पहुंच जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार कर रही है, और शिक्षा की भी बात है वो सबको दी जा रही है। हाँ, लेकिन हमें आसपास जो सामाजिक रूप से हम जो समाज में रह रहे हैं लोग, उनको संवेदनशील होना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा और उनके व्यक्तित्व को परखना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारी जगहों पर अभी ये तो सरकारी उसकी हमने बात की, लेकिन अभी मुंबई के हाई कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया है, और सारी जगहों पर भी कि सारी दुकानों तक पे ये होना चाहिए व्यवस्था कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अंदर तक पहुंच सके। तो ये सारी मुहिम चल रही है, लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा, है ना? जी बिल्कुल। और ऐसे अगर हम प्रेरणा की बात करें तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम आसानी से ले सकते हैं। रविंद्र जैन साहब की बात करें, सुधा चंद्रन जी तो अभी भी इतना सुंदर नृत्य करती हैं, एक्टिंग करती हैं, है ना? और जैसे अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, भारत कुमार है जिनके दाहिने हाथ के साथ ही वो जन्मे, और बैडमिंटन के चैंपियन है गिरीश शर्मा। ऐसे कई हैं जिनको, जो कि हमें निरंतर प्रेरणा देते आ रहे हैं। दीपा मलिक के भी बारे में अक्सर हम देखते हैं कि किस तरह से वो खुद भी अच्छी खिलाड़ी भी निकली हैं और वहीं बहुत प्रेरणादायक बातें भी करती हैं। तो अच्छा लगता है देख करके हम क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तिगत तौर पे भी अगर हम देखेंगे आसपास, दीपा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत सारी शारीरिक समस्याओं के बावजूद हम सबके लिए मिसाल हैं, है ना? तो एक गीत। हाँ बिल्कुल। जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। भाई ये सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता है ना, हौसलों से उड़ान होती है। जी, जी। तो कुछ भी हो आपका, चाहे आप शरीर से परेशान हो या मन से परेशान हो, है ना, जी। सभी चीज़ें हमें पीछे खींचने कोशिश करती हैं बस। लेकिन फिर भी अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जी, है ना। और यही बात की एक उदाहरण है सुधा चंद्रन जी। जी बिल्कुल। इनका जन्म 21 सितंबर 1964 केरला में हुआ था। एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, और पढ़ाई में क्योंकि अच्छी थी तो माता पिता ने उन्हें मुंबई से उच्च शिक्षा दिलाई। बचपन से ही इन्हें नृत्य का बहुत शौक था, और 3 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने भरतनाट्यम, यानी ये जो कला है, भरतनाट्यम कला, ये सीखना आरंभ कर दिया। फिर स्कूल के बाद डांस सीखने जाया करती थी, उन्हें इतना शौक था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 5 वर्ष की उम्र से ही 16 साल तक, मतलब यूं कह सकते हैं, बड़ी आंकड़ा जो है बहुत चौंकाने वाला है कि 75 से भी अधिक स्टेज शो किया इन्होंने, यानी कि मंच पर अपना प्रदर्शन किया, और वो भी भरतनाट्यम, जो कि एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है, कलाकार के रूप में उभरी हैं, और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिले। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि 16 साल की उम्र के भीतर ही उन्होंने 75 से भी ज्यादा स्टेज शोज किए। लेकिन एक दिन रेणु जी क्या हुआ, वे अपने माता पिता के साथ बस में सफर कर रही थी, और उस बस का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में कई लोग तो घायल हुए, सुधा जी भी इस हादसे में घायल हुई। फिर अस्पताल में भर्ती तो किया, बाद में उन्हें पता चला कि पैर की हड्डी टूट गई है। कुछ वक्त के बाद फिर ये पता चला उन्हें कि एक पैर जो उनका टूट गया है उसमें संक्रमण हो गया है, और शायद उसे अब शरीर से अलग ही करना पड़ेगा। जान बचाने के लिए ये बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ा देने वाला निर्णय था, लेकिन लेना पड़ा। बिल्कुल, बहुत कठोर निर्णय था, लेकिन और वो भी उनके लिए जो हमेशा नृत्य करती हूँ, यानी कि उनका पूरा यूं कह सकते हैं कि उनका
जान जो है वो पैरों में ही पैर बसती में, थी, क्योंकि जी। उनका नृत्य उनकी जान थी और नृत्य के लिए पैर बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह से एक पैर अचानक चला जाए वाक़ई बहुत ही तकलीफ़ देने वाला है, घातक था। लेकिन एक पल को तो उन्हें लगा कि जैसे कि उनकी पूरी दुनिया ही उलट गई है और लेकिन सब कुछ छोड़कर, नकारात्मक सोच, उदासीनता छोड़कर उन्होंने प्रण किया कि वो नृत्य करेंगी और करेंगी। और जैसा कहते हैं ना कि जब आप एक बार सोच लें तो पूरी कायनात आपके साथ होती है, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। जी। एक दिन उनकी नज़र अखबार के एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें ये जो पढ़ के उनको ऐसा लगा कि शायद मेरा अब जीवन में कहीं कुछ एक पॉजिटिविटी आएगी। जी। तो उस विज्ञापन में जयपुर फुट के बारे में लिखा गया था, जहाँ पे कि कृत्रिम पैर बनाए जाते जी। थे। तो सुधा जी ने उस डॉक्टर से बात की और मुलाकात की और उनसे जाना कि ये नकली पैर से क्या वे फिर से नाच सकेंगी। उन्होंने यही सबसे पहले पूछा कि क्या मैं फिर से नाच सकती हूँ। डॉक्टर ने हाँ कहा और बस फिर क्या था, ऐसा लगा जैसे कि अब उनके जीवन की धारा ही बदल जाएगी। जी हाँ, लेकिन धारा बदलना भी इतना आसान नहीं था। सामान्य तो वो हो गई, लेकिन फिर से नृत्य करना एक बहुत अलग संघर्ष था, क्योंकि नकली पैर नकली ही होता है। अभ्यास जी। तो करती थी, बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि पैर को जो कृत्रिम अंग होते हैं उन्हें उनके साथ सामंजस्य बैठाना, उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होता है। लेकिन ऐसे में भी सुधा जी हार न मानकर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें फिर से अपने कला दिखाने का मौका मिला और स्टेज पर अपने कृत्रिम पैरों से नृत्य का प्रदर्शन किया। तो लोगों को वाकई जो कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए लोग। प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, लोग बहुत खुश हुए और पूरे सभा पर जब तालियों की गूंज सुनाई दी तो जैसे लगा कि उनके पैरों में जान आ गई है। जी। और फिर ये बात पूरे देश में फैली रेणु जी। जी। ये चर्चा हर जगह हुई और इन्हीं के अनुभव को लेकर और इन्हीं के जीवन पर 1984 में तेलुगु में एक फिल्म बनी, नाम था मयूरी। बिल्कुल। और इसके मुख्य पात्र भी ये जो मयूरी नाम की जो नायिका थी वे भी इन्होंने ही निभाया। बाद में हिंदी में भी ये फिल्म बनी जिसका नाम था नाचे मयूरी, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल, ऐसी बात बाद में बहुत सारी और भी फिल्मों में उन्होंने काम किया और बहुत कई हिंदी धारावाहिकों में भी वो काम कर रही हैं। एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, मराठी और कन्नड़ फिल्म में भी आपने काम किया है। सुधा जी एक ऐसी प्रेरणा है जिन्होंने हज़ार मुसीबतों को सहते हुए, सामना करते हुए अपने सपनों को कायम रखा और बल्कि उसको एक नई ऊंचाई दी। और अपने ये कह सकते हैं दीपा, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ना कि जब कमी होती है तो आदमी एक संघर्ष की राह पर दौड़ने लगता है जी। और जब वो संघर्ष करता है तो कुछ नया ही उसको मिलता है, उसको उसकी उपलब्धियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पता नहीं कहना ये उचित है या नहीं कि शायद कुछ ऐसी घटना नहीं होती तो वो सामान्य एक नृत्यांगना बनकर रह जाती। लेकिन एक नया जज्बा जो उनके मन में आया और उन्होंने जब कृत्रिम पैर लगाया तो फिर एक नई ऊंचाई हासिल कर ली आपने। तो हम उन्हें एक बार फिर से सलाम करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि यूं ही वो ढेर सारे और भी नृत्य के प्रदर्शन करती रहें, बहुत सारे धारावाहिकों में काम करें और ढेर सारे पुरस्कार उन्हें मिले। जी। तो यहाँ उनकी फिल्म का नाचे मयूरी का एक गीत तो सुनना बनता।
ऐसा पवन झकोरा आया, दौड़ पड़ी मैं उसके पीछे। मैं तो सोई थी बगिया में चैन से, अपनी अखियां मीचे। ऐसा पवन झकोरा आया, दौड़ पड़ी मैं उसके पीछे। पागल कर डाला मुझको रुत के इशारों ने, झूम 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 नाच मयूरी, छन छन लन 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 नाच मयूरी, झूम झूम नाच मयूरी, छन 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 नाच मयूरी। कोयलिया ने कूक लगाई, कोयलिया ने कूक लगाई, धरती अंबर डोले, चल उठ झूम के नाच मयूरी, चल उठ झूम के नाच मयूरी। बाग के सारे पंछी बोले, ऐसा बड़ा समा दिलकश नजारों ने, झूम 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 नाच मयूरी, छन छन लन 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 नाच मयूरी, झूम झूम नाच मयूरी, छन 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 नाच मयूरी, झूम 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 नाच मयूरी। मन तो नाचता रहता है, और किस तरह से मन मयूर जब नाचे तो खुश हो जाना चाहिए, और खुशियां जब रहती हैं तो आसपास बहुत बिखरती हैं ना, खुशियां। बिखरती हैं। और वही जब घर के आंगन में और या आपकी बालकनी हो घर के बाहर छोटी सी, तो वहां पे अगर हरियाली दिखती है इस मौसम में भी वो बनी रहती है, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो कहते हैं ना कि जब आजकल के मौसम की अगर बात करें तो ठीक है, बागवानी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाजार में जब हरी सब्जियां दिखती हैं तो इससे मन तरोताजा हो जाता है ना? जी जी बिल्कुल, एकदम हरी हरी हर प्रकार की भाजियां मिलती हैं इस जी। वक्त, और पौष्टिक तो है ही और बिल्कुल। खाने भी खूब चाहिए। लेकिन रेनू जी एक बात बताएं, इन्हें जो साफ करना पड़ता है उसमें जो वक्त लगता है भाई, लेकिन सेहत के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और हमने जैसे पहले बताया था कि इस मौसम में पालक है और मेथी है, सब चीजें हम उगा सकते हैं घर जी, के अंदर। जी, धनिया है, धनिया। जो भी हम हरी सब्जी चाहें, पत्तेदार सब्जी चाहें, बड़ी आसानी से उगाती हैं। छोटे छोटे गमलों में भी अब जैसा परिवार वैसे ही जी। गमलों में हम ये उगा लेते हैं। लेकिन फिर भी इस मौसम में खास तौर से हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है ना? जैसे कि धूप और पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि धूप क्योंकि तापमान में गिरावट है, जी। तो धूप पूरी तरह से नहीं आएगी। जितनी घर में आती थी उसमें भी वो भी कम हो जाएगी। तो आपने जहाँ गमले रखे हैं या जहाँ पे लगा रखे हैं, जी। उनको थोड़ा सा अब उनकी जगह बदलनी पड़ेगी, जी। किस तरह से धूप आ रही है। क्योंकि धूप की दिशा बदल जाती जी। है, सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ जाने लगते हैं, तो थोड़ी दिशा बदलती है। आपने खुद देखा होगा कि जिस खिड़की से धूप पहले आ रही थी अब नहीं आती, या जी। आती है तो कम आती है। तो हमें इन सारी चीज दिशाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, कहाँ से धूप आ रही है, किस पौधे को कितनी धूप चाहिए, इस बात का ख्याल रखते हुए, जैसे दीपा तुम कह रही हो, तो हमें अपने गमलों का स्थान थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इसी तरह से पानी डालने का भी जो है कि अब इतना पानी नहीं चाहिए जो गर्मियों में लगता था, बारिशों में भी कम लगता, लेकिन इन दिनों में पानी ये नहीं है कि बस हाँ जो जितना डाला जा रहा है उतना ही डाल दो। कभी कभी ऐसा हम तो रोज वैसे ही डाल रहे हैं जैसे पहले डालते थे। कहीं कहीं कभी कभी पानी कोई उसमें कम लगता है रेनू जी। ऐसा कुछ ऐसे हैं ठंडक वाले जिनमें भाई हमने तो ये सोचा कि पौधों को रोज पानी पिलाना है तो हमने पिला दिया। रोज पिलाना है, लेकिन मात्रा कम ज्यादा
हो सकती है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मात्रा कम ज्यादा, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मोटी पत्तियों वाले होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एलोवेरा की बात करें, या और भी जो जेड जैसे आजकल आता है, जी जिनकी पत्तियां मोटी होती हैं, उनको पानी आप हफ्ते में भी एक दिन डालेंगे तो चलेगा। जी और एक बात और है, इस बात का जरूर ख्याल रखें जो तुम कह रही हो कि पानी कम ज्यादा, क्योंकि इस समय जो है वो मिट्टी की नमी, पानी चूंकि हमारी जो हवा है वो बहुत सूखी नहीं है, ड्राई हवा नहीं है, जी तो वो मिट्टी को सोखती नहीं है, सुखा नहीं देती। जी तो मिट्टी में चूंकि नमी बनी हुई है तो पानी कम डालें। देख लें कि मिट्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि गीली है और हमने फिर से उसमें पानी डाल दिया रोज की तरह। हाँ। तो इस बात का आपको देखना पड़ेगा। जी। पौधा नहीं बताएगा कि हमें इस समय प्यास नहीं लगी, नहीं 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 पानी मत दो। तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे तुलसी का पौधा बहुत नाजुक है, सर्दियां हैं, तो आप उनको एक हल्के से किसी मुलायम कपड़े से ढक दीजिए रात के जी समय, जी या ऐसी जगह रखें उन पर ओस ना पड़े, जी। और अगर ओस पड़ रही है तो उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा डाल दें। जी, यही मैं कहना चाह रही थी कि मावठा जो ओस जी। और मावठा भी जब हो जाता है बहुत जी। ज्यादा, फॉग फॉग कहते हैं ना हाँ, उसको, हाँ। पाला भी कहते हैं जी, कहीं जी। कहीं पर पे, तो ये जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उस वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका, जी। कि जैसा आपने कहा कि कपड़ा ढक दें। जी। और रखने का स्थान भी यही है कि कितना ठंड सहन, कुछ तो है कि ठंड में चल जाते हैं कुछ अच्छे पौधे, ही होते हैं, कुछ तो जो छोटे हैं पेंसी आदि जो पौधे होते हैं उन्हें तो ठंड ही चाहिए होती जी है। जी जी। जैसे गेंदा भी हो गया, हाँ। जेरेनियम हो गया, इन सबको ठंड ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। कुछ होते हैं जिन्हें ठंड उतना तापमान, गिरा हुआ तापमान नहीं जी। चलता है, तो उनको थोड़ा अंदर ले लें। जगह थोड़ी इन दिनों में बदलनी पड़ती है, बिल्कुल। ये नहीं है कि जहां रखा है वहीं रहने दें। जी, या ऐसा करें कि कोई बड़े गमले के पीछे उसको रख दें तो थोड़ी सी उनसे ठंडक बच जाएगी, जी। ऐसा भी कर सकती हैं आप। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, ये आपको देखना होगा कि आपके यहाँ जगह कैसी है, कौन सा पौधा है, पौधे के पीछे कर सकती हैं, या उसको आप कहीं छाजन में कर सकती हैं, मतलब छज्जे के नीचे कर सकती हैं, या नहीं तो ऊपर कुछ ऐसे जैसे शामियाना जैसा कुछ तंबू या चादर फैला दीजिए, जी। अगर उस पर सीधे नहीं रख सकती, ज्यादा पौधे हैं तो कुछ इस तरह से व्यवस्था आपको करनी है। एक बात और है कि अक्सर हम सोचते हैं कि पौधा सूख गया तो मिट्टी में पानी कम था, उससे पौधा कम मरते हैं, बल्कि ज्यादा पानी देने से अधिक पौधे जी, नष्ट हो जाते हैं। जी, है ना? जी। और एक चीज और थी कि इन दिनों में इसे क्या कहते हैं मेरे ही दिमाग में से कोई चला गया बात नहीं। कि जैसे कि अगर हम गमलों की बात करते हैं तो हम ये एक बार बार कहना चाह रहे थे कि पानी जब ज्यादा होता है और जब उससे पौधे गल जाते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि पानी एक बार कम रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि फिर अगर आप पानी डालेंगे तो वो जो पौधा है वो हरा भरा हो सकता है, जी। उसमें फिर भी गुंजाइश रहती है। लेकिन जब एक बार पौधा गल जाता है, उसकी जड़ गल जाती है, तब आप उसे नहीं बचा पाते। और इसके साथ साथ केवल सर्दियों की नहीं, गर्मी में भी जैसे कि हम बीच बीच में उन्हें पौष्टिक तत्वों की जैसे हमें जरूरत होती है, वैसे पौधों को होती है। और खास तौर से जिस समय उसमें फल आ रहा हो, बीज आ रही हो, तो उन्हें ज्यादा पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। तो उनके लिए जो भी खाद है, जिस पौधे के लिए जो खाद है, खली है, गोबर की खाद है, या जो भी चीज है, वो आप उसको नियमित रूप से देते रहें। जी। है ना? और एक बार हमने देखा था रेणु जी जी। कि एक हमारे घर के पास में रहा करते थे, वो पत्तों को पोंछते थे। जी। तो वो कहते थे कि इन पे धूल चढ़ जाती है ना, तो इनको सांस नहीं ले पाते। तो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जी। अगर कभी कभी आपने मनी प्लांट देखा होगा, नीचे वाले पत्ते जो है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको वो बकायदा हल्के पतले कपड़े से जी। पोंछते थे। तो ये भी एक ध्यान रखने का तरीका है। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं कि एरिका पाम लगाने की, जैसे अगर हम बात करते हैं, खास तौर से जो मदर इन लॉ टंग एक प्लांट जैसे है, जो जैसे जी। पत्ती पत्ती लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, मोटी होती हैं, वो भी, या मनी प्लांट और एरिका पाम, तीन जो है ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं कि अपने कमरे के अंदर भी हम रख सकते हैं इनको। जी। इनके लिए खास तौर से हम बराबर बात करते आ रहे हैं कि इनकी पत्तियों को पोंछना या धोना बहुत जरूरी है। जी। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे यंत्र भी आ गए हैं, नहीं तो आपकी जो सिंपल साधारण सी जो पानी की बोतल है जिससे हम पानी देते हैं, उसमें आप स्प्रे लगा लीजिए और उस पे स्प्रे कर दीजिए। तो इनको बीच बीच में आप धोते रहें, तो ये समझ लीजिए कि आप इनको सांस लेने के लिए आसानी कर रहे हैं। तो इस तरह से वैसे भी थोड़ी चमक आ जाती है पत्तों में, तो बड़ी ताजगी सी लगने लगती है ना? जब जिस दिन साफ सफाई होती है ना, तो देखिए छोटा सा एक भले गार्डन हो हमारे घर में, लेकिन कितना प्यारा और सुंदर लगता है और मन भी खुश हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। कोई अगर जैसे लता जैसी कोई चीज है तो उसको सहारा जरूर दे दें। वैसे भी मनी प्लांट के लिए भी अगर कहा गया है और देखा भी जाता है कि अगर वैसे फैल रहा है तो उतनी तेजी से नहीं फैलता, जब जरा सा अब उसको बांध दें एक डोरी से कहीं, उसको एक रास्ता दिखा दें, फिर देखिए कितनी तेजी से भागता है। जी। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी। बहुत सारे जो
जैसे कि बहुत नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो इस समय बहुत छोटे-छोटे पौधे होते हैं और जिनमें कि बहुत छोटे-छोटे फूल आते हैं सफ़ेद-सफ़ेद से या वैसे, उन सबको सहारे की ज़रूरत होती है। तो जी उन हाँ। सब में छोटी-छोटी आपको जहाँ लगता है कि पौधा बड़ा हो गया है, उसको एक स्टिक लगाना है, वो लगा दें। जब बीज आप लगाएँ, तो उसमें ज़रूर टेप से समय डाल दें कि किस तारीख को लगाया था, ताकि आपको पता रहे कि किस दिन ये निकलेगा। जी, अक्सर गमले में आपने देखा होगा कि हमने बीज लगा दिया, भूल गए। भूल गए। तो इसके लिए बड़ा अच्छा-सा एक टिप है कि आप उसमें चूड़ी या कुछ ऐसा गोल रख दें, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ आपने बीज लगाया है। जी, जी। तो ये अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका है बताया ना? आपने। तो कुछ ऐसा आप चिन्ह रख लें, आपको जो सुविधा लगे। जी। चाहे तो आप एक लकड़ी उसमें खोस दें या कुछ ऐसे कर दें कि आपको पता रहे कि यहाँ आपने लगाया है। जी। है ना? और इसके अलावा जो इंडोर प्लांट्स रहते हैं, अंदर जी। जो हम घर में रखते जी। हैं, इन्हें भी बीच-बीच में इन दिनों में हाँ। खास तौर पे बाहर रखने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि वैसे ही तापमान अंदर का तो ठंडा ही हो रखा है। जी। तो यूँ साधारण दिनों में सर्दी के अलावा दूसरे मौसम में तो ये ठीक रहते हैं अंदर, जी। लेकिन अंदर ही इतनी ठंडक है तो उन्हें थोड़ी-सी धूप की ज़रूरत पलने बढ़ने के लिए है। तो बीच-बीच में बाहर रखना, फिर उनके भी गमलों को साफ करना, उनकी मिट्टी में भी ऊपर अगर कहीं धूल सी जमा हो गई तो वो सब साफ करना, बिल्कुल, ये वो सब करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में घर में गर्माहट रहती, तो वो गर्माहट उन्हें मिल जाती है। लेकिन चूंकि घर में इस समय सर्दी है, तो बाहर इनको धूप में ना भी हो तो भी थोड़ा बाहर आप रखेंगे, तो जो गर्माहट है मौसम की, वो थोड़ी दिन के समय उन्हें मिल जाएगी। वैसे भी जैसे कि क्रिसमस ट्री की अगर हम बात करें, तो भी कहते हैं महीने में एक बार आप उसको बाहर रखना ज़रूरी होता है धूप जी, में। जी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन ये जो पोंछने वाली बात से याद आया कि कीड़े आदि लग गए हों, तो उसके लिए गोमूत्र भी है, उसका छिड़काव भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारी और दवाएँ आती हैं, कपूर आदि भी मिलाकर पानी में उनका भी छिड़काव करके आप जी। पौधों को बचा सकते हैं। हल्दी के घोल डालकर पौधों की जड़ से थोड़ा दूरी पर, जी। वो आप मतलब इस तरह से पौधों को बचा सकते हैं कीड़ों से। वैसे ही जैसे कि मिट्टी में वैसे भी हल्दी डाल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब मतलब हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जो बागवानी है, वो बड़ी अच्छी बनी रहे। बनी रहे। एक चीज़ और याद आई मुझे, बोनसाई जो जिन्हें पसंद है, जिसमें छोटे-छोटे कर देते जी, हैं, बड़े-बड़े जो पेड़ हैं, जैसे बरगद हुआ, नीम हुआ, पीपल उनका है, जी। पीपल है, उनका छोटे रूप में घर के अंदर रखा जाता है। तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन दिनों में, हाँ। क्योंकि उनको तापमान तो सबको अलग-अलग चाहिए, बिल्कुल। अलग-अलग, क्योंकि बड़े-बड़े पेड़ हैं, तो उनका स्वरूप तो वो ही है। तो इनके वो ट्रे जैसे उनके बहुत सुंदर-सुंदर अलग-अलग उनके जी। पॉट्स होते हैं, तो इनका भी ध्यान बिल्कुल इसी तरह से रखना है, इन्हें भी बाहर रखना है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो शौकीन होते हैं बागवानी के, वो बोनसाई अपने घर में लेते हैं और बहुत जी। पसंद करते हैं और बहुत सहेजते हैं उसको। जी, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन जितनी देखभाल हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की करते हैं, इंसानों की, वैसे ही इन पौधों को भी उतनी ही ज़रूरत होती है। दीपा, आज हम कार्यक्रम में हम बुजुर्गों की देखभाल के भी बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे कि जी। वो हमारे लिए कितने मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल हम एक प्यारा-सा गीत सुन लें। जी, सुनते हैं।
लगते हैं क्यों प्यारे, मौसम बहारों के लगते हैं क्यों प्यारे। हंसते हैं रोते हैं कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में जैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। ओ बाहों में। वाह, क्या बात है। ये गीत सुने और अपनी बागवानी को देखें तो कितना अच्छा लगेगा ना। सच बात है, ये तो है। और हमारी सखियां ये सब करती भी रहती हैं, कोई तो कुछ अपना कुछ और काम करता है और सखी सहेली सुनता है, कोई जी। बागवानी के संग, कोई खेती के साथ, तो कोई छत पर धूप लेते हुए, है ना। और किसी किसी को शौक हो तो सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करती है। हाँ भाई, इसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई के समय बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी होती हैं दीपा, जिनका अगर हम ख्याल रखें तो ये जो सिलाई करना है बड़ा आसान हो जाता है ना। जैसे कि आप ये कहना चाह रही हैं कि भाई कपड़ा कितना लेना है। अगर हम ये सोचे कि बिल्कुल। भाई सिलाई करने बैठे हैं तो क्या बना रहे हैं और उसके हिसाब से कपड़े का नाप की समझ होनी सबसे पहले चाहिए। वही सोचना पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं और कितना कपड़ा लेना है। जी, जैसे कि अगर कोई फ्रॉक बन रहे हैं घर में बच्चे का, या जी। आपके लिए कोई जैकेट है, या आपका साड़ी के साथ पहनने वाला कोई ब्लाउज है, तो हर चीज का नाप अलग होता है। यानी कि उसकी समझ, जानकारी आपको बराबर होनी चाहिए। जी। ये नहीं है कि उठा के ले आए बड़ा सा एक कपड़ा और फिर बचा हुआ कपड़ा बाद में कुछ काम ना है। हालांकि उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि आप खुद के लिए बना रहे हो, बच्चे के लिए बना रहे हो, पर्दे बना रहे हैं या कुशन कवर, यानी तकिए कि का कुल कवर। मिलाकर बात यह है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारे कपड़ा क्या होगा, जी। कि सूती होगा, कि रेशमी होगा, कि सिंथेटिक होगा। ये देखना पड़ेगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कुशन की बात करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल अलग तरीके के कपड़े आते हैं। जी। लेकिन अगर बच्चों या खुद के ब्लाउज, या उसके लिए ब्लाउज के लिए भी चलिए फिक्स है कि हमें रूबिया ही लेना है, या थोड़ा सा 19-20 भी ले सकते हैं। रूबिया जैसे कभी कभी बहुत पारदर्शी है तो आप और भी कोई मोटे कपड़ा ले मोटा, सकती हैं, जी। कुछ लोगों को पसंद आता है, या फूलदार छींटदार भी ले सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन निर्भर करता है कि आप कैसा फ्रॉक बना रहे हैं, उसमें कैसा फॉल आएगा। जी। घेर और भी घेर बना रहे हैं, चुन्नट वाला बना रहे हैं, तो हमें कैसा कपड़ा लेना है ना। और ये भी रहता है ना कि घर में पहनाने के लिए बना रहे हैं जी। या कहीं जाना है, कोई समारोह में बिल्कुल। जाना है, तो उस हिसाब से फिर लेना जी। पड़ता है। अब ये भी है रेणु जी की मशीन की स्थिति कैसी है। जी हाँ भाई अगर मशीन ही बिल्कुल टाइम पर और अच्छे से काम नहीं करेगी तो ये सब बनाना करना हमारा और मुश्किल में हो जाता है। बिल्कुल। यानी कि तेल डालना जरूरी है समय समय पर, ताकि वो हल्की रहे। और बड़े कहते थे, हमारे भी घर में कहती थी दादी कि जितना चलाओगी ना तो ये मशीन उतनी हल्की होगी, जी इसमें तेल डालने से कुछ नहीं होगा, पहले इसे चलाओ खूब अच्छे से। चलाने के साथ साथ, लेकिन जब भी आप सिलाई करने के लिए, मतलब रात में या जब भी आप उसको छोड़ने जा रही हैं, तो हफ्ते में एक बार उसमें तेल जरूर डाल के छोड़ दें उसको। जी। क्योंकि उसमें जो घिसता है आपस में, जो भी पुर्जे लड़ झगड़ के जो टकराते हैं, जी। तो उन्हें तेल की भी जरूरत होती है। तो वो जो तेल, लेकिन मशीन का जो खास आता है वही करें आप। घर में कोई भी नारियल या सरसों का तेल जो हम अक्सर डाल देते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो कभी कभी जम जाता है और उससे मशीन रुकने की भी संभावना रहती है। तो जो सिलाई मशीन का तेल आता है
है कृपया उसी का इस्तेमाल जी। करें, अगर सिलाई मशीन चाहती हैं आपकी ठीक ठाक चले तो। और वो भी उसकी कुप्पी आती है छोटी सी बिल्कुल जी अलग हाँ, से, वो तो जो आती है, उसके साथ साथ बॉबिन आदि जो चीजें हैं, धागा अगर टूटता है तो आप ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धागा बहुत कच्चा है, तो वो जब धागा खरीदें तो मजबूत धागा लें, और उसमें भी बॉबिन वगैरह में भी अक्सर टूट जाता है, तो कभी कभी उसमें जो गंदगी रहती है उसकी वजह से भी धागा जल्दी जल्दी टूटता है। जी, और सुई भी टूट जाती है कभी जी। कभी, तो सुई भी हमेशा अतिरिक्त एक्स्ट्रा रखी होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे वो किट में आता है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी सुई जल्दी जल्दी टूट जाती है तो वो हमेशा एक्स्ट्रा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो रखना ही, किट में जो आती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन ज्यादा अगर हम सिलाई करते हैं तो जाहिर है एक पत्ता आप सिलाई का, बाकी जो उपकरण तो आपको रखना ही है साथ जी, में। जी। और कैंची आप देखें कि अच्छी हो, धारदार हो कपड़ा काटने के लिए, क्योंकि उसमें उससे आप बाद में कुछ भी दफ्ती आदि न काटें, क्योंकि उसकी धार अगर खराब हो जाती है तो कपड़ा सही नहीं कटता है। तो बेहतर है कि जो सिलाई, और उसके साथ साथ दीपा एक बात और है, जो सुई टूटती है बार बार, इसके लिए कुछ चीजों का ख्याल रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुई आपकी ढीली हो गई है, नीचे हो गई है, उसको सही करें। अगर आपकी टेढ़ी लगी है सुई सिलाई मशीन में तो भी जल्दी जल्दी टूटती है, या आपने धागा उसमें है और उसको धागा खींच रखा है और आपने जैसे ही मशीन चलाएंगे तो टूट जाएगी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। इसके साथ साथ कपड़ों पे, जिस कपड़े की आप कटिंग करने जा रही हैं उस पे अच्छे से इस्त्री कर लें, उसमें कोई सिलवट ना हो, नहीं तो फिर नाप में गड़बड़ हो जाएगी। जी, तो और अगर दिन में है तो ठीक है, घर में रोशनी आती है, और लेकिन अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे शाम के बाद बैठना है, तो फिर बराबर जहाँ रोशनी हो ऐसी जगह बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक काम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपने सोचा कि मैं सुई में धागा डाल लूंगी, तो बहुत से देख भी सकते हैं, बहुत से नहीं भी देख पाते। सुई में धागा तो फिर भी आप डाल सकती हैं, लेकिन जैसे कि अगर बाईं तरफ से रोशनी आएगी तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुई में धागा डालने के बाद जब सिलाई कर रही है तो सिलाई सही चल रही है नहीं, सीधी हो रही है नहीं, इन सारी चीजों को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए रोशनी आना बहुत जरूरी है। वहीं अगर सूती कपड़ा आपको सिलना है तो बेहतर है कि पहले आप उसको अच्छी तरह से भिगो लें, उसका जितना स्टार्च है निकल जाने दें, उसका जो भी माड़ है उसमें निकल जाए, तभी उसको धो के पहले सुखा के और प्रेस कर लें, तब उसको आप सिलें। क्योंकि सूती कपड़ा अगर आपने सिल लिया उसके बाद अगर छोटा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें, इन सारी चीजों का ख्याल रखें, और धागे के लिए मैचिंग का धागा रखें। ऐसा ना सोचें कि किसी तरह से समझौता कर लिया, हमें सिलाई करनी है तो हमने कर ली, ऐसा बिल्कुल ना करें। और कटिंग आदि के लिए भी बेहतर है कि अपने किसी मित्र या किसी से सीख लें थोड़ा बहुत, तो आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब बार बार धागा आदि टूटता है तो आपका मन उचट जाता है। इसके साथ साथ जैसे आपने कोई कपड़ा आपने शुरू किया है बनाना, कि अब आपको ये एक बच्चे का फ्रॉक बनाना है, अपनी ब्लाउज ही बनानी है, तो इसके लिए एक छोटा सा और है कि आप उसके लिए एक अलग पैकेट बना लें। जब आपने कपड़े कटिंग कर लिया तो उसको एक अलग पैकेट में रख दें, ताकि आपको जब सिलना हो तो एक साथ सारी चीजें आए। नहीं तो पता कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उसकी पाइपिंग काट के रखी थी, वो नहीं मिल रही है, या ब्लाउज का एक बाहा नहीं मिल रहा है, या बच्चे का ही है अगर, तो उसमें कुछ आपको पैच वर्क लगाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक अलग पैकेट बना लें। उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए आप उसकी सिलाई कर रही हैं उस कपड़े की, तो उसको एक अलग पैकेट में रख लें। तो ये सारी चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप खुशी से सिलाई कर सकती हैं, है ना। और आपका शौक बना रहेगा। जी बिल्कुल। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई
कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखो नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू, लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए, लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए, तेरी तस्वीर हम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। भाई ये हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि बागवानी से तो मन बाग बाग हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है और जी। दोस्तों आपसे मिलकर हमारा भी मन खुश हो जाता है। बुजुर्गों की जो बात है हम फिर कभी शामिल करेंगे, आज तो कार्यक्रम समाप्त हुआ चाहता है ना। जी, तो आज तो विदा लेने का हो गया समय, जी। तो दीपा माहेश्वरी और और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।